आज हम लोग करेंगे ऑब्स्टेकल्स इन चैनिंग। इसमें दो पार्ट हैं। एक है कि ऑब्स्टेकल्स इन चैनिंग एंड रेंजिंग बोथ, और एक पार्ट है ऑब्स्टेकल इन चैनिंग बट नॉट इन रेंजिंग। बोथ। तो एक हो गया ऑब्स्टेकल इन चैनिंग बट नॉट इन रेंजिंग, और दूसरा पार्ट हो गया ऑब्स्टेकल इन चैनिंग एंड रेंजिंग बोथ। अब इसमें जो है अगेन दो पार्ट हो जाता है। इसमें दो पार्ट हो जाएगा। When it is possible. Obstacle.
ऑब्स्टेकल इन चैनिंग का दो पार्ट हो गया, ऑब्स्टेकल इन चैनिंग बट नॉट इन रेंजिंग, और दूसरा पार्ट हो गया ऑब्स्टेकल इन चैनिंग एंड रेंजिंग बोथ। अब ऑब्स्टेकल इन चैनिंग बट नॉट इन रेंजिंग, इसमें अगेन दो पार्ट हो गया, when it is possible to churn around the obstacle, और दूसरा पार्ट है when it is not possible to churn around the obstacle। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? इसके लिए एग्जाम्पल जो है तो इसके लिए एग्जाम्पल हो गया पॉन्ड, और इसके लिए रिवर। तो पॉन्ड या पॉन्ड के क्या है? पॉन्ड का एक लिमिटेड एरिया है, अब उसके दूसरे साइड से हम घूम करके जा सकते हैं, चैनिंग कर सकते हैं। लेकिन रिवर है तो रिवर क्या है, वो कंटिन्यू बह रहा है, उसका लिंक बहुत है, तो उसको हम पार, उसके अराउंड हम मूवमेंट नहीं कर सकते हैं चैनिंग करने के लिए। तो इस तरह से ये चार पार्ट में टोटली बढ़ गया। तब ये चार पार्ट को हम लोग पहले इस पार्ट को कंसिडर करेंगे, उसके बाद इस पार्ट को कंसिडर करेंगे, तो ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर इस पार्ट को कंसिडर करेंगे। तो इसका नंबरिंग कर देते हैं। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया A, ये हो गया B। तो अब हम लोग डायरेक्ट नंबरिंग पर चलेंगे, इतना लिखने नहीं जाएंगे। तो ये मेरा कंडीशन हो गया। तब इसके अनुसार जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग आते हैं 1A पर, ठीक है। 1A पर आते हैं। तो 1A में अब क्या चीज हो जाएगा मेरा? इस तरह से पॉन्ड है, हम रेंजिंग कर दिए। ये रेंजिंग तो हो गया, ये मेरा ये भी रेंजिंग हो गया। अब क्या करेंगे कि ए बी लाइन पर किसी पॉइंट पर हम एक पॉइंट चूज कर लिए सी, और इस लाइन के परपेंडिकुलर बाय एनी मींस, आइदर क्रॉस स्टाफ में भी ओपन क्रॉस स्टाफ हो सकता है, फ्रेंच क्रॉस स्टाफ हो सकता है, एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ हो सकता है। किसी भी क्रॉस स्टाफ से हमने यहाँ इसके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लिया, और उसके बाद जो है इसका नाम दे दिए बी। ये हो गया 90 डिग्री। अब डी इतना लंबा किए करीबन कि ये जो है मेरा ऑब्स्टेकल को ये पार कर रहा है। अब यहां पर फिर हम
90 डिग्री लिए, यहाँ 90 डिग्री बना दिए। तो अब ये ऑब्स्टेकल पार करने के बाद हम कोई एक पॉइंट ले लिए ई, और ई पर अगेन हम नाइन्टी डिग्री बनाए। तो ये एंगल क्या होगा, ये भी तो मेरा 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री होगा तो इधर भी मेरा 90 डिग्री हो जाएगा, और इधर भी 90 डिग्री होगा। तो जब ये 90 डिग्री सब हो गया तो ये क्या हो गया, एक रेक्टेंगल फॉर्म किया, रेक्टेंगल या स्क्वायर फॉर्म कर सकता है। तो अब हम अगर डी को मेजर कर लें, डी को मेजर कर लें, तो यहां हम नाम दे दिए एफ। तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी प्लस सी एफ प्लस एफ बी। ठीक है, तो ये हुआ। तो सी एफ इक्वल टू, यहां हम ये चूंकि रेक्टेंगल फॉर्म किया, यानी कि डी इक्वल टू सी एफ हो जाएगा। तो ए सी प्लस बी प्लस एफ बी, सिंस सी एफ इक्वल टू डी। ये मिल गया, एक तरीका ये हो गया। ठीक है, अब तो इसमें लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ यहाँ क्लियर हो गया। यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, सी डी बराबर ई एफ और डी बराबर सी एफ। तो इससे हमारा ये मिल जाएगा। दूसरा कंडीशन क्या है कि हम जो है कहीं पर भी अब ए में इसको हम नाम दे देते हैं, ए में हो गया, ये हो गया फर्स्ट मेथड। दूसरा मेथड क्या होगा, क्योंकि इस पे ऑब्स्टेकल इन चैनिंग और इसके बाद का जो चैप्टर है टिप करेक्शन, इससे प्रॉब्लम आ सकता है आपको। तो ये हो गया। अब दूसरा पर जाते हैं, दूसरा मेथड से हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये ऑब्स्टेकल हो गया, ये मेरा हो गया ए, ये हो गया बी। अब ये रेंजिंग क्या हुआ मेरा, रेंजिंग पर हमारा पॉइंट भी दिया हुआ है। अब कहीं पर भी हम एक पॉइंट लिए सी, इस लाइन पर। अब सी पर ये हम नाइन्टी डिग्री बना दिए, और इधर भी हो गया मेरा 90 डिग्री, और यहां से सी हो गया, डी हो गया।
कहीं भी रेंज करके हम इसको मिला दिए ई पर, ऑब्स्टेकल के बाहर से। तो ये क्या हो गया, ए बी ई एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो फ्रॉम ट्रायंगल सी डी ई, सी बराबर क्या होगा, चूंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो अब हम सी डी को मेजर कर लिए और डी को मेजर कर लिए, ठीक है। तो ये दोनों को जब हम मेजर कर लिए सी डी और डी को, तो C is equal to D square minus DC square अंडर रूट। तो ए बी अगर हमको डिस्टेंस नापना है तो ए बी बराबर हो जाएगा ए सी प्लस सी प्लस ई बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी प्लस अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर प्लस ई बी। तो हम को ऑब्स्ट्रक्शन आने के बावजूद भी चैनिंग में ऑब्स्ट्रक्शन है, तो हम किसी दूसरे मेथड से ये मेरा हो गया मेथड नंबर 2, ठीक है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हम बना दिए। एक जो है और दूसरा वो भी राइट एंगल ट्रायंगल से अटैच है। तो इसमें तीसरा मेथड क्या होगा, तीसरा मेथड हो गया इस तरह से मेरा ऑब्स्ट्रक्शन है। हम किसी इंक्लिनेशन पर यहां हम लाइन ड्रॉ कर दी, ये मेरा चल लाइन है। यहाँ सी पर किसी एंगल पर हम कोई कन्वीनियंट लाइन ले लिए और यहां से ये पॉइंट का नाम दे दिए डी और 90 डिग्री बनाते हुए एक लाइन खींचे जो हमारा ई पर कटा। तो अब सी का वैल्यू निकालना है। ये 90 डिग्री है मेरा, सी डी नोन है, मेजर किया हुआ है, डी मेजर किया हुआ है। तो क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू ए सी प्लस सी प्लस ई बी। ई बी तो सी क्या होगा, चूंकि यहाँ 90 डिग्री है तो ये हो गया हाइपोटेन्यूज सी। तो
ए सी प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट प्लस ई बी। तो ये मेरा हो गया एक दूसरा मेथड। तो एक हो गया दूसरा मेथड, तो ये हो गया फाइनली ये तीसरा मेथड। चौथा मेथड क्या है? चौथा मेथड जो है मेरा ये हो गया ए, ये हो गया बी। तो कहीं से भी हम कन्वीनियंट दूरी पर एक इंक्लाइन लाइन ले लिए और इस लाइन पर हम कोई पॉइंट ले लिए। तो ये हो गया सी, ये हो गया डी, ये हो गया ई। ये इस तरह से पॉइंट लिए कि ये जो लाइन लिए इस पर सी डी इक्वल टू डी मार्क किया, ठीक है। और यहां डी से किसी इंक्लिनेशन पर यहां मिला दिए एक कन्वीनियंट लाइन से। तो ये हो गया मेरा एफ, और इस लाइन को इधर बढ़ाते हुए यहां नाम दिए जी। अब जी को मिला दीजिए। तो अब ये क्या हो गया? डी एफ बराबर डी जी, डी एफ बराबर डी जी। और चूंकि देखो कि ये ज्योमेट्री से कि सी और एफ डी लाइन डी पर इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, ठीक है। तो और क्या हो गया? एंगल सी डी एफ, सी डी एफ इक्वल टू एंगल जी डी ई। जब ये दोनों साइड बराबर है दोनों ट्रायंगल का और ये एंगल बराबर है, यानी क्या हो जाएगा? इसलिए ट्रायंगल सी डी एफ इक्वल टू ट्रायंगल जी डी ई। इसलिए जी बराबर सी एफ हो गया। तो ए बी का लेंथ हमको मिल जाएगा, ए बी बराबर ए सी प्लस सी एफ प्लस एफ बी इक्वल टू हो जाएगा ये ए सी
प्लस ये बराबर क्या है जी, जी प्लस एफ बी, ये हमको मिल गया डिस्टेंस टोटल। तो जो ऑब्स्ट्रक्शन है, ऑब्स्ट्रक्टेड पार्ट का हमको डिस्टेंस जब मिल गया तो ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ये हो गया मेरा मेथड 4। अब हम लोग आते हैं एक दूसरे मेथड पर। ये हो जाएगा 5वां मेथड मेरा। ये भी हो गया। अब कोई एक पॉइंट सेलेक्ट कर लिए सी, और सी से कोई एक लाइन ले लिए डी, और डी से एक लाइन ले लिए ई। तो जितने बराबर भाग में हम सी डी को बांटे उतना ही बराबर भाग में डी को बांटे। तो मान लो कि कोई एक पार्ट को हम सेलेक्ट कर लिए जो इस ऑब्स्ट्रक्शन के बाहर है, तो यहां हो गया मेरा, इसका नाम दे दिए एफ। तो सी डी इक्वल टू एन इंटू एफ डी। एफ डी का कोई भाग होगा, एक भाग हम इसमें से चूज कर लिए, और इसी तरह से ये डी को जो मेजर के इसको भी जितना भाग में इसको बांटे हैं उतना ही भाग में इसको भी बांट करके, और एक भाग इसका हम सेलेक्ट कर लिए डी। तो ये क्या हो जाएगा, डी इक्वल टू एन इंटू डी जी। मान लो कि 3 बराबर भाग में बांटे हैं, तो एक पार्ट हम लिए तो एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा। यहाँ पर उस तरह से यहाँ पर भी 3 भाग में बांटेंगे, एक भाग लिए तो एन का वैल्यू 3 हो जाएगा। अगर ये 4 भाग में बांटे, एक भाग लिए हैं तो एन का वैल्यू 4 हो जाएगा। और यहाँ अगर इसको भी फिर 4 भाग में बांटेंगे तो यहाँ एन का वैल्यू 4 हो जाएगा। तो ये हुआ। अब जो है मेजर एफ जी, तो अब ये क्या हो जाएगा, ये जितना है उसका कुछ भाग कुछ गुना ये है, तो ये एन इंटू डी एफ इंटू एन इक्वल टू सी डी हो गया, और डी जी इंटू एन इक्वल टू डी हो गया। तो दिस इंटू एन इक्वल टू ये हो जाएगा सी, therefore from similar triangle DFG and DCE
BC E। तो C इक्वल टू N इंटू FG। तो हमको C का वैल्यू मिल गया। तो AB बराबर क्या हो जाएगा? AB बराबर AC प्लस C E प्लस EB इक्वल टू AC प्लस N इंटू FG प्लस EB। तो AB का वैल्यू हमको मिल गया, यानी कि C का भी वैल्यू मिल गया ऑब्स्ट्रक्टेड पार्ट का।